हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज के 7वें वीडियो में। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पिछले 6 वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल में सॉल्व करवाया। ये 7वां वीडियो है। इस 7वें वीडियो में हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को, अभ्यास पर्सन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत है। तो रिएक्शन है आपकी PbO प्लस सी इज इक्वल्स टू Pb प्लस CO2। ये आपकी समीकरण है। मैं इसे कॉपी पे लिख लेता हूँ। समीकरण क्या है आपकी? PbO प्लस सी एरो Pb प्लस CO2। उसने ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है। Pb जो है वो सीसा है दोस्तों। Pb इज इक्वल्स टू सीसा है। पीबी को सीसा कहते हैं। पीबी को लेड भी कहते हैं। लेड का मतलब सीसा ही होता है। तो पीबीओ, ये पीबीओ जो है यहाँ पर ये है आपका लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड। ये सी है आपका कार्बन। पीबी है आपका सीसा या लेड, सीसा भी कहते हैं। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या कह रहा है पहले ऑप्शन में कि वो कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये 4 कथन दिए हुए हैं। इन चारों में से कोई सा कथन असत्य है, उसके बाद उस असत्य कथन को हमें दर्शाना है। तो पहला कथन है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है। तो देखो सुनो, ना तो सीसा अपचयित होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित ही अपचयित होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये उत्पाद है। अपचयित उपचयित जो होंगे वो अभिकारक होते हैं। समझ गए बात? अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पद होते हैं वो उपचयित होते हैं या अपचयित होते हैं। उत्पाद तो बाद में बनते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। उत्पाद तो बाद में बनते हैं। अपचयित उपचयित जो होंगे वो इन दोनों में से होंगे। तो पहला कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है, यानी कि सीसा तो इधर आगे बना है। सीसा हमारे पास पहले कहाँ था? रिएक्शन तो ये थी ना, रिएक्शन तो पहले ये थी। अब बाद, ये तो बाद में मिला हमें। तो सीसा अपचयित का मतलब, अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का ह्रास। तो सीसा तो ऑक्सीजन के साथ, सीसा तो बाद में प्राप्त हुआ। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा सी है कार्बन उपचयित हो रहा है। डी है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो उपचयित और अपचयित होते हैं वो अभिकारक नहीं होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो यहाँ जो कार्बन, वो ऑक्सीजन का ह्रास किस में हो रहा है? यहाँ PbO का हो रहा है। क्योंकि इधर पीबीओ, जो पीबी था इधर पीबीओ था, वो पीबीओ अब इधर नहीं रहा है। समझ गए ना आप बात? इधर पीबी के साथ ऑक्सीजन था, बट इधर पीबी के साथ ऑक्सीजन नहीं है। और इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। यानी कि कार्बन जो है, हम जानते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, क्योंकि कार्बन इधर अकेला था, इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और हम जानते हैं कि वह पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन का योग होता है उपचयित होता है वो पदार्थ। तो कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। तो एक तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी है, सही है। अब ये जो पीबीओ है ये है लेड ऑक्साइड। अब जो पीबीओ पहले, लेड ऑक्साइड पहला था, अब जब रिएक्शन हुई तो लेड ऑक्साइड नहीं रहा, खाली लेड रह गया। ऑक्सीजन जो थी वो सीओ के पास, सी के पास पहुंच चुकी है, कार्बन के पास। अब लेड जो है वो अकेला रह चुका है। अर्थात जो ये लेड ऑक्साइड है, इसकी ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन की हानि हो चुकी है। और हम जानते हैं कि वह पदार्थ या तत्व जिसके साथ ऑक्सीजन की हानि होती है वह पदार्थ अपचयित हो जाता है। यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन की हानि हो रही है तो यह पदार्थ अपचयित हो रहा है, ये वाला पदार्थ। इधर कोई उपचयित अपचयित नहीं होगा, इधर होंगे जो भी होना है। तो इस पीबीओ के साथ ऑक्सीजन की हानि हो रही है, तो ये पीबीओ जो है अपचयित हो रहा है। यानी कि देखो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी सही है। बट अब उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये आपके सी और डी तो सत्य आ गए, तो असत्य कौन से बचे? असत्य यही होंगे दोनों, ऑप्शन नंबर ए और बी, यही असत्य होंगे। तो इसमें नीचे दे रखा था आपका, नीचे जो है ये वाला सही है, पॉइंट नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, Fe2O3 प्लस 2Al एरो
Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया, चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया दी हुई है, इस अभिक्रिया को मैं लिख के समझा। तो दोस्तों इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन में इधर जो ये था फेरस ऑक्साइड, इधर Fe के साथ ऑक्सीजन था, बट जब Fe इधर पहुंचा तो इसके साथ अब ऑक्सीजन नहीं है। एल्युमिनियम इधर अकेला था, बट जब एल्युमिनियम इधर आया तो इसके साथ ऑक्सीजन है। यानी कि एल्युमिनियम ने, इस वाले एल्युमिनियम ने इस Fe को इधर इससे, इसके यौगिक से निकाल फेंका और ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया। यही तो हुआ है, एल्युमिनियम ने इसे निकाल दिया और ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया। यानी कि एल्युमिनियम ने Fe को विस्थापित कर दिया। जब एल्युमिनियम ने Fe को विस्थापित कर दिया तो यह अभिक्रिया कौन सी हुई? विस्थापन अभिक्रिया हुई। समझ गए क्यों हुई विस्थापन अभिक्रिया? क्योंकि एल्युमिनियम ने Fe को विस्थापित कर दिया, Fe को बाहर निकाल फेंका, एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया। तो यह अभिक्रिया क्या हुई? विस्थापन अभिक्रिया हुई। यानी कि इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले इसे रिएक्शन के रूप में बदल लेते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लोह चूर्ण को क्या क्या कहते हैं? Fe कहते हैं लोह चूर्ण को, Fe। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। डालने से मतलब प्लस, डालना मतलब जोड़ना ही तो होगा। हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में डालेंगे तो वो ऐड ही तो होगी, मिक्स ही तो होगी। तो डालने का मतलब यहाँ प्लस। डालने से क्या होता है, यानी कि आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट हमें बताना है कि क्या होगा आगे। तो देखते हैं Fe और HCl, तो क्या बनेगा आपका आगे? आगे आपका बनेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बनेगा आपका आगे प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा आगे, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट को, ये जो बैलेंस इक्वेशन है इसको बैलेंस कर देते हैं। Cl2 इधर 2 Cl हैं, इधर 1 है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, Cl 2 हो गए। अब हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, बैलेंस ही हो चुकी है। तो इसमें से हमारे क्या बनना है? FeCl2, यानी कि FeCl2 का मतलब है आयरन क्लोराइड। FeCl2 कहते हैं आयरन क्लोराइड। और आपका हाइड्रोजन गैस है, ये तो आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन गैस लिख देना, ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं हमारा किस से मैच करता है। तो हमारा प्रोडक्ट बनना है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस पे। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। हमारा तो ये पहले ही सही हो गया। दूसरा क्या दे रखा था इसने? क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस कहीं नहीं बन रही है। तीसरा है कोई अभिक्रिया तो हो रही है यहाँ। जो डी है आयरन लवण जल बनता है, जल वल कहीं नहीं बन रहा है यहाँ। ऑप्शन नंबर तीसरे का पहला सही है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो मैं ऐसे बता देता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं। क्यों नहीं लिखवाऊंगा? क्योंकि मैंने जो हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर का पार्ट 2 में, मैंने इस पूरे क्वेश्चन को ही डिटेल में समझा। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है ना, तो आप जाकर मेरी वीडियो जो पार्ट 2 है वो जाकर देखना। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पार्ट 2 में मैंने ये पूरा समझाया, बिल्कुल संतुलित क्यों आवश्यक है करना और संतुलित करते कैसे हैं वगैरह वगैरह। तो फिलहाल मैं आपको भी वैसे बता देता हूँ। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होती है जिसके दोनों पक्षों में, अर्थात बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी परमाणुओं की संख्या समान होती है, वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और इसको बैलेंस क्यों करते हैं? बैलेंस इसलिए करते हैं, बैलेंस भी इसलिए करते हैं क्योंकि परमाणुओं की संख्या समान करने के लिए दोनों तरफ इसको बैलेंस करना पड़ता है हमको। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का मैंने आपको आंसर सही बता दिया। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो वीडियो जो मेरी पार्ट 2 है उसे जाकर देखना। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ए है आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसे हमें रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। ये हिंदी वर्डों में लिखा हुआ है। तो पहले देखते हैं नाइट्रोजन क्या होता है। नाइट्रोजन होता है, ए है ना 5वें का
ए। नाइट्रोजन होता है आपका N2। वो क्या कह रहा है फिर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, यानी कि प्लस का चिन्ह आएगा। हाइड्रोजन गैस का मतलब होता है H2 से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, यानी कि एरो के इधर अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अमोनिया का फॉर्मूला होता है आपका NH3। अमोनिया का, ये आपका नाइट्रोजन हो गई। मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ हिंदी वर्डों में। ये आपकी नाइट्रोजन है, ये आपकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये आपकी अमोनिया है, अमोनिया लिख दिया मैंने। ये 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 है रिएक्शन, हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये मैंने इसको रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब वो आगे क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण को नहीं नहीं नहीं, निम्न कथनों को परिवर्तित करें, उन्हें संतुलित, अभी संतुलित भी करना है हमें। अब इसे संतुलित कैसे करें, रासायनिक समीकरण में तो हमने बदल दिया, अब संतुलित कैसे करें तो देखते हैं। इधर H कितने हैं, इधर की साइड 3H है, इधर की साइड कितने H है 2। तो इधर की साइड 3 है तो 3 तो बैलेंस नहीं हो पाएगी, मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। तो H कितने हो गए, 3 दूनी 6H हो, इधर हो गए। इधर कितने हैं 2H है, तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया, तो इधर भी 3 दूनी 6H हो चुके हैं। N इधर 2 है, इधर भी 2 है, बैलेंस ही हो गई पूरी। बी देखते हैं, पाँचवे का बी। बी में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का मतलब पहले लिख लेता हूँ मैं हिंदी वर्डों में। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है आपका, नहीं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब होता है H2S का वायु में दहन करने पर, यानी कि ऑक्सीजन की वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे, यानी कि यहाँ डेल्टा का चिन्ह आ जाएगा गर्म करने का, ये वाला। गर्म करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। एरो के इधर क्या बनेगा, जल बनेगा। जल मतलब H2O, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। ये आपके इधर दो प्रोडक्ट बनने हैं। ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, मैं लिख के दिखा देता हूँ इसको हिंदी में। ये है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपका ऑक्सीजन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको। ये आपका जल है, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये जल है, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड लिख देता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस कैसे करें तो देखते हैं। इधर ऑक्सीजन, इधर की साइड ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन ये है, दो ऑक्सीजन ये है। इधर कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए कुल। इधर कितने हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। अब ये तो गड़बड़ी हो रही है, इधर 2 हैं इधर 3 हैं, तो गड़बड़ी होगी ज़्यादा। अब इसे बैलेंस कैसे करें तो दोस्तों, ऑक्सीजन की बैलेंसी के लिए मुझे यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। सल्फर डाइऑक्साइड का आगे 4 लगाना पड़ेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड के आगे मैंने 4 लगा दिया। ये कितने हो गए, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गए, और एक 9 ऑक्सीजन हो गए। जब मैंने यहाँ 9 ऑक्सीजन इधर हो गए, और सल्फर के आगे मैंने यहाँ 4 लगा दिया, तो ये सल्फर भी आपका 4 हो गया भाई। तो इधर सल्फर 4 है, इधर एक ही है, तो मैंने यहाँ पर भी 4 लगा दिया। सल्फर इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए सल्फर। अब ऑक्सीजन की बैलेंस ही करनी है ना हमें पहले, तो 4 दूनी 8। अब मैंने इधर 4 लगा दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। इधर कितने हैं कुल, इधर आपके कुल 2 हाइड्रोजन है, तो मुझे यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ 4 लगा दिया। अब ऑक्सीजन इधर, अब ऑक्सीजन की देख लीजिए। अब सल्फर सल्फर की हो गई, हाइड्रोजन की होगी, ऑक्सीजन की रह गई। तो ऑक्सीजन 4 ये हो गए, 4 दूनी 8, 8 और 4 12। तो अगर मैं यहाँ 6 लगा दूँ तो 6 दूनी 12, ऑक्सीजन की बैलेंसी भी हमारी हो चुकी है इजीली। सी देखते हैं। सी है आपका, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनाता है। इसको सही से समझो। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम क्लोराइड जो है वो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। समझ नहीं अभी आई, समझ में नहीं आई तो अभी समझते हैं। देखो पहले लिखो एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है आपका Al2SO4 का होल थ्राइज। अब वो क्या कह रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके कर बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड जो है वो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा।
तो बेरियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो प्लस, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियल सल्फेट का अपक्षेप देता है। एरो के इधर आपका क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 एवं बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4। ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। एल्युमिनियम ये है आपका एल्युमिनियम सल्फेट, लिख देता हूँ मैं इसको, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये आपका बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड। ये आपका एल्युमिनियम क्लोराइड है। वैसे तो सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ। मैंने इनके सबके रासायनिक नाम लिख दिए हैं। ये आपका बेरियम सल्फेट है, ये आपका एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये एल्युमिनियम सल्फेट है। ये मैंने इनके नाम लिख दिए हैं। अब इन्हें संतुलित करना रह गया है बस, तो संतुलित कर देते हैं। संतुलित कैसे करें भाई इनको, तो एक बार देखते हैं हम। संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें SO4 को संतुलित करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर SO4 कितने हैं, 3 है। ये SO4 ब्रैकेट के बाहर 3 लगवा है, यानी कि SO4 जो है वो 3 है। और इधर जो SO4 है, दिख नहीं रहा, इधर जो है, सॉरी, इधर जो SO4 है, इधर SO4 एक ही है। इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर 3 करने के लिए मुझे यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया, SO4 इधर भी 3 हो गए। SO4 की बैलेंसी पूरी हो चुकी है। अब Ba इधर कितने हो गए, Ba तो 3 हो गए, इधर 1 है, तो मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया। अब Ba भी 3 हो चुके हैं। अब देख लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन इधर कितनी है, 3 दूनी 6 क्लोरीन इधर है। इधर कितनी है, इधर कुल 3 ही क्लोरीन है। यदि मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो ये भी 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाएंगी। क्लोरीन की बैलेंसी भी हो गई। अब ऑक्सीजन रह ओ ऑक्सीजन कह रहा हूँ, एल्युमिनियम रह गया। एल्युमिनियम इधर कितने, 2 हैं, इधर भी कितने हैं एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम है। इसकी बैलेंसी भी हो गई हमारा। अब देखते हैं डी क्या कह रहा है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। बड़ा ही आसान है। पोटेशियम धातु डी देख लेते हैं। पोटेशियम धातु यानी कि के, जल के साथ अभिक्रिया कर यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH एवं हाइड्रोजन गैस देती है यानी कि H2 देती है। बदल दिया रासायनिक समीकरण में, क्या रखा है, कुछ भी नहीं है, बैलेंस कर दो बस। ये आपकी पोटेशियम धातु है, लिख देता हूँ पोटेशियम। पोटेशियम ये आपकी जल है, मैंने इनके नाम तो लिख दिए हैं। ये आपका K जो है पोटेशियम है, H2O जल है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और H2 हाइड्रोजन गैस है। रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर दिया। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए देखते हैं हम, पहले कर लेते हैं हम ऑक्सीजन की बैलेंसी। ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर है 1, इधर कितने हैं ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की बैलेंसी हो गई। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर की साइड कितने हैं, इधर की साइड आपके 2 हाइड्रोजन है, बट इधर की साइड आपके हाइड्रोजन कितने हैं, इधर की साइड 3 हाइड्रोजन है, 1 ये और 2 ये, 3 हाइड्रोजन इधर हैं। तो इधर भी हमको 3 करने पड़ेंगे, पर 3 हो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। तो ये इधर हाइड्रोजन होगा 4, इधर भी 4 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 2 लगा दिया तो ये इधर भी 4 हो गए। अब ऑक्सीजन की देख लेते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन की बैलेंसी हो गई। अब रह गया पोटेशियम। पोटेशियम इधर कितने, 2 हैं, इधर 1 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो पोटेशियम की बैलेंसी भी हो गई। आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। इजीली समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब हमें इस वाला जो 5वां क्वेश्चन था उसमें अभिक्रिया हमको लिख के संतुलित करनी थी, बट जो 6 क्वेश्चन है इसमें समीकरण लिखी हुई है, हमें खाली संतुलित करना है। तो पहली समीकरण देख लेते हैं। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल्स टू, यानी कि एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस H2O। अब हमें इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए पहले देखते हैं, इधर NO3 कितने हैं, इधर NO3 2 बार है, यानी कि इस NO3 के पूरे ब्रैकेट के बाहर
ये NO3 है ना, NO3 के ब्रैकेट के बाहर दो लगा हुआ है, यानी कि NO3 दो बार है, पर इधर NO3 कितनी बार है, इधर NO3 एक ही बार है। तो इधर भी हमें दो बार करना पड़ेगा। दो बार करने के लिए मुझे यहाँ दो लगाना पड़ेगा। इस दो का मतलब यही है कि इस पूरे ब्रैकेट के बाहर दो लगा हुआ है, इसका मतलब यही है। इस पूरे ब्रैकेट के बाहर दो लगा हुआ है, तो हमने यहाँ दो लगा दिया। NO3 की बैलेंसी हो गई। अब देखते हैं हाइड्रोजन की बैलेंसी। NO3 हमारा निपट गया इतना। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर के पक्ष में कितने हैं, दो हाइड्रोजन तो ये रहे और दो ये रहे, हाइड्रोजन चार हो गए। इधर कितने हैं, इधर ओनली दो हाइड्रोजन है, तो इधर भी हमें चार करने पड़ेंगे। तो चार करने के लिए मैंने यहाँ दो लगा दिया, तो दो दूनी चार हो गए, हाइड्रोजन चार हो गए। अब हाइड्रोजन हो गए। अब क्या रहता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर के पक्ष में कितने हैं, ये तीन दूनी छः ऑक्सीजन, तो ये हो गए आपके, और दो ये हो गए छः और दो आठ। इधर कितने हैं, तीन दूनी छः और दो ये, ऑक्सीजन की बैलेंसी भी हो गई। छः और दो आठ इधर भी, और छः और दो आठ इधर भी, ऑक्सीजन की बैलेंसी भी हो गई। अब सी रह गया। सी इधर एक है, इधर भी एक है, ये आपका बैलेंस हो चुका है बिल्कुल। अब देखते हैं बी। बी क्या कह रहा है, NaOH प्लस H2SO4 इजिकल्स टू Na2SO4 प्लस H2O। बी है आपका ये। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। इसे हमको बैलेंस करना है। अब इधर Na कितना है, दो है, इधर Na कितना है, एक है, तो मैंने यहाँ दो लगा दिया। Na इधर भी दो हो गया, Na इधर भी दो हो चुका है, Na दो हो गया। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर के पक्ष में कितने हैं, दो हाइड्रोजन ये और दो हाइड्रोजन ये, चार हाइड्रोजन हो गए। इधर भी हमको चार करने पड़ेंगे, तो इधर दो ही हैं। चार करने के लिए मैंने यहाँ दो लगा दिया, तो इधर भी चार हो गए, इधर भी चार हो गए। हाइड्रोजन की बैलेंसी भी हो चुकी है आपकी। अब देखते हैं ऑक्सीजन की बैलेंसी। ऑक्सीजन इधर के पक्ष में कितने हैं, दो दो ऑक्सीजन तो ये रहे दो, और चार ऑक्सीजन ये रहे, दो और चार छः, छः ऑक्सीजन तो इधर है। इधर कितने हैं, चार ये रहे और दो ये रहे, इधर भी छः हैं। ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी है। अब क्या रह गया, ऑक्सीजन हो गया, वो रह गया सल्फेट। सल्फेट इधर एक है, इधर भी एक है, काम खत्म। बी भी हो गया। सी देखते हैं। सी क्या दे रखा है, NaCl प्लस AgNO3 इजिक, मतलब एरो AgCl प्लस NaNO3। तो एक बार लिख लेता हूँ मैं सी को, NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, ये आपका दिया हुआ है। अभी इसमें हमें क्या संतुलित करें, Na इधर एक है, Na इधर भी एक है, Cl इधर एक है, Cl इधर भी एक है, Ag इधर एक बार है, Ag इधर भी एक बार है, NO3 पूरा वर्ड एक बार है, यहाँ भी NO3 पूरा वर्ड एक बार है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको क्या बैलेंस करें। तो डी देखते हैं। डी है आपका BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। तो लिख लेता हूँ BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। इसे हमें बैलेंस करना है। तो Ba इधर, सॉरी BaSO4 है ये, समझ गए। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं पहले। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, इधर कुल दो हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं, इधर एक ही हाइड्रोजन है, तो इधर दो दो करना पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ दो लगा दिया। हाइड्रोजन की बैलेंसी हो गई। अब बचा क्या, बी ए को देख लेते हैं। बी ए इधर एक बार है, एक बार है, बी ए की भी हो गई। क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन इधर दो बार है, इधर भी क्लोरीन के आगे दो लगा हुआ है, यानी कि इधर भी क्लोरीन दो बार है, तो क्लोरीन की बैलेंसी भी हो गई। अब आपका SO4 रह गया। SO4 इधर एक बार है, SO4 इधर भी एक बार है, तो SO4 की बैलेंसी भी हो चुकी है। हमारे डी तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है हमको, वो संतुलित भी करनी है और लिखनी भी है। तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो इसे देखो, पहला देखते हैं। तो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कहा है उसने, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 एरो, एरो लगा दिया। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस जल यानी कि H2O। इसको बैलेंस कर दो, समीकरण हमने लिख दिया, बैलेंस कर दो। बैलेंस कैसे करें, बैलेंस कैसे करें, Ca इधर एक है, इधर भी Ca एक बार है। H देख लेते हैं। H इधर दो H हैं, इधर भी H दो हैं, H की बैलेंस भी हो गई। ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन दो ये हैं और दो ये हैं, ऑक्सीजन की बैलेंस, ऑक्सीजन इधर चार है, इधर कितने हैं,
तीन ये हैं और एक ये, चार। ऑक्सीजन इधर भी चार हैं। अब कार्बन बचा आपका, कार्बन इधर एक है, इधर भी कार्बन एक है। तो ये आपकी ये तो आपकी बैलेंस हो गई। अब देखते हैं सातवें का बी। सातवें का बी क्या कह रहा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये आपका बन रहा है। तो जिंक को लिख लेते हैं, जिंक है आपका Gn, मतलब Zn सॉरी, और सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये याद क्या करना है, साइंस तो समझने की चीज़ है, याद नहीं करना कुछ भी। एरो लगा दिया। आगे कहा उसने जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस सिल्वर यानी कि सिल्वर का होता है Ag। ये है आपका, इसको संतुलित करना है हमें। तो पहले देख लेते हैं नाइट्रेट का यानी कि NO3। नाइट्रेट को संतुलित करते हैं। तो नाइट्रेट इधर एक है, ओनली एक है। इधर कितने हैं, दो हैं, क्योंकि ये इधर बाहर ब्रैकेट के दो लगाए इसलिए दो हैं। तो इधर भी दो करने पड़ेंगे, तो इधर दो करने के लिए मैंने यहाँ दो लगा दिया। अब जब मैंने इधर दो लगाया तो Ag भी नाइट्रेट की तो हो गई। Ag इधर भी दो हो गए, इधर एक Ag है, तो इधर मैंने दो लगा दिया, इधर भी दो Ag हो गए। नाइट्रेट की भी होगी और Ag की भी हो गई। अब जिंक को देख लेते हैं, बचा जिंक। जिंक इधर एक बार है, इधर भी एक बार है, तो आपकी सेवन का जो बी है वो भी आपका संतुलित हो चुका है। अब सी देखते हैं, सेवन का सी। सेवन का सी है आपका एल्युमिनियम यानी कि Al प्लस कॉपर यानी कि सी कॉपर क्लोराइड। पहला है आपका एल्यूमिनियम, मतलब सी का है, सी में है पहला है आपका प्रोडक्ट एल्युमिनियम यानी कि Al, कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2। एरो के उधर क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 और प्लस कॉपर यानी कि Cu। ये आपका है ना तीसरा, मैंने वैसे ही बिल्कुल नेम लिख दिया मैंने। एल्युमिनियम का Al होता है, कॉपर क्लोराइड का CuCl2 होता है, एल्युमिनियम का होता है आपका, एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3, कॉपर का होता है Cu। बैलेंस कर दो इसको। बैलेंस करने के लिए पहले Cl को देखते हैं। Cl इधर कितने हैं, दो हैं, बट इधर Cl एक ही, इधर Cl दो है, इधर Cl तीन है, तो इधर भी तीन करने पड़ेंगे। इधर तीन है, इधर मैं इसका अगर दो लगा देता हूँ तो इधर कितने हो गए, Cl छः हो गए, इधर दो हैं। यदि मैं यहाँ तीन लगा दूँ तो इधर भी छः हो जाएंगे। Cl की बैलेंस ही हो चुकी है। बट Cu तो तीन हो गया इधर, और इधर Cu कितने, एक ही है, तो मैंने यहाँ तीन लगा दिया तो Cu की बैलेंस भी हो गई। एल्युमिनियम को देख लेते हैं। एल्युमिनियम इधर दो हैं, इधर एक है, तो मैंने यहाँ दो लगा दिया तो एल्युमिनियम की बैलेंस भी हो गई। डी देखते हैं इसका। सातवें के डी में वह क्या कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का होता है आपका BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का होता है आपका K2SO4। एरो लगा दिया। आगे का है बेरियम सल्फेट का होता है आपका BaSO4, और उसने आगे कहा पोटेशियम क्लोराइड यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का होता है आपका KCl। ये आपके होते हैं, मैंने नाम लिख दिए। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो Ba इधर एक है, Ba इधर भी एक है, SO4 इधर एक बार है, SO4 इधर भी एक बार है, K2 इधर दो हैं, दो K हैं, बट K इधर एक ही है, तो मैंने यहाँ दो लगा दिया, इधर भी K दो हो गए, इधर भी K दो हो गए। Cl इधर कितने हो गए, दो, इधर भी Cl दो, बैलेंस ही हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अब 8वें क्वेश्चन में हमको ये भी बताना है कि कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, या फिर कैसी अभिक्रिया है, उपचयन है, अपचयन है, कैसी अभिक्रिया है, हमें ये भी बताना है साथ साथ। 8वें क्वेश्चन में अभिक्रिया तो संतुलित करनी है पर हमें बताना भी है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम, पहला है आप इसका पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड एरो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये है आपका पहला। तो मैं 8वें का ए लिख लेता हूँ। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है आपका K, पोटेशियम ब्रोमाइड का होता है Br प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम का होता है आपका Ba, आयोडाइड का होता है आपका I2 एरो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का होता है आपका K, आयोडाइड का होता है I। आगे का है प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम का होता है आपका Ba, ब्रोमाइड का होता है Br2। ये हमने समीकरण लिख दी। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित कैसे करें,
इधर बी आर कितने हैं, दो हैं, क्योंकि ये बी आर टू है। इधर बी आर दो हैं, इधर बी आर कितने हैं, एक ही है। तो इधर दो करने के लिए मैंने यहाँ दो लगा दिया। अब इधर के दो हो गए, बेरियम ब्रोमाइड की तो हो गई, बैलेंसी हो गई, पर इधर के दो हो गए, इधर के कितना, एक है, तो मैंने यहाँ दो लगा दिया, के की भी हो गई बैलेंसी, के की बैलेंसी हो गई। अब देख लेते हैं आयोडाइड की। आयोडाइड इधर कितना है, दो है, इधर इधर भी दो लग गया, तो इधर भी हो गए आपके दो, तो इसकी बैलेंसी हो चुकी है। अब इसका बी देखते हैं, आठवें का बी। नहीं नहीं नहीं, आठवें का बी क्यों देखें, अभी एक ये है कौन सी अभिक्रिया, अभी है, ये भी तो बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, तो ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्यों है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि इनमें जो है आयनों का आदान प्रदान हो गया। बी आर जो था वो के पास था, बट इधर जो बी आर है वो बी ए के पास है। इधर आई टू जो था वो बी ए के पास था, बट अब इधर आई आई जो है वो के पास है, यानी कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो चुका है। तो यह आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे लिख लेना। मैं बी देखता हूँ। बी आपका क्या है, जिंक कार्बोनेट एरो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिंक कार्बोनेट को इसने गर्म कराया तो टूट कर, जब गर्म करा इसने तो जिंक कार्बोनेट ने टूट कर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो प्रोडक्ट बनाए हैं। तो लिख लेते हैं, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3। इसने इसको गर्म करा होगा, यहाँ पर डेल्टा लगा देता हूँ मैं। क्या बना है, जिंक ऑक्साइड, या जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला आता है आपका ZnO, और कार्बन डाइऑक्साइड को तो आपको पता ही है CO2 होता है। अब इसको बैलेंस ही कर लीजिए। बैलेंस कैसे करें, GN इधर एक बार है, इधर भी एक बार है, C इधर एक बार है, C इधर भी एक बार है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन इधर तीन है, इधर एक और दो, इधर भी तीन है। ये बैलेंस तो हुई हुई है। अब ये बताना है कि है कौन सी अभिक्रिया। ये तो पहली तो आपकी द्विविस्थापन थी, अब ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये दोस्तों आपकी वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। कैसे है वियोजन अभिक्रिया, मैंने क्या बताया था, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक प्रोडक्ट टूटकर दो प्रोडक्टों का निर्माण करता है। ये एक प्रोडक्ट टूटकर दो प्रोडक्टों का निर्माण तो करता ही है, तो दो प्रोडक्टों का निर्माण हो रहा है इसमें, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ये जो है आपकी वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है। अब सी देखते हैं। सी में क्या कहा है उसने, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, H2 होता है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl2 होता है। और एरो लगा दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, समीकरण लिख दी। अब इसको बैलेंस कर लो, H दो है, दो लगा दिया, Cl दो है, इधर भी Cl दो, बैलेंस ही हो चुकी है। अब हमको ये बताना है कि है कौन सी अभिक्रिया। ये थी आपकी द्विविस्थापन, ये हो गई आपकी वियोजन अभिक्रिया। अब ये वाली बतानी है, ये कौन सी है, ये है आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मैंने बताया था ना फर्स्ट, पता नहीं कौन सी वीडियो में, 30 नंबर की वीडियो में बताया था शायद, हाँ, कि दो प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ दो अभिकारक मिलकर एक तत्व का, मतलब एक यौगिक का निर्माण करा है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। तो सी आपकी होगी संयोजन अभिक्रिया। आठवें का डी देखते हैं। डी में क्या कहा है इसने, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम का क्या होता है आपका, मैग्नीशियम का होता है आपका Mg प्लस हाइड्रोजन, वो मतलब सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है आपका HCl इसी का एरो मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है आपका MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का होता है H2। ये आपकी हो गई। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो Mg इधर एक है, इधर भी एक है, Mg की बैलेंसी हुई हुई है। जो H है वो इधर एक है, इधर दो है, तो इधर भी दो करने पड़ेंगे। दो करने के लिए मैंने यहाँ पर दो लगा दिया, H आपके हो गए दो। ये Cl है, ये गलत लिखा गया, नीचे दो नहीं है, तो H इधर भी दो हो गए, H इधर भी दो हो गए, Mg की भी होगी, H की भी हो गई। अब रहेगा आपका Cl2, यानी क्लोरीन रह गया। इधर Cl दो बार है, यानी कि यहाँ दो लगा है, तो इधर Cl दो बार है और इधर भी Cl दो बार है, क्योंकि यहाँ दो लग चुका है। तो आपकी बैलेंसी भी हो चुकी है, यानी कि आपका आठवां क्वेश्चन जो है वो भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दोस्तों ये जो अभिक्रिया है ना, ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि Mg ने हाइड्रोजन को निकाल फेंका और इसके यौगिक को, क्लोरीन को, यानी कि अपने साथ ले लिया। ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या पूछा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया
क्या है का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो उसमें ये तो मैंने पढ़ा चुका हूँ, वैसे भी नहीं पढ़ा है आपने तो जाकर देख लेना वीडियो, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। फिलहाल इसमें मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा आंसर टाइप में। तो ऊष्मा क्षेपी समझ लेते हैं। इसने दो क्वेश्चन पूछे हैं ना, एक ही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें दो ही पूछे हैं, ऊष्मा क्षेपी पूछा है और ऊष्मा शोषी पूछा है। तो ऊष्मा क्षेपी का तो अर्थ होता है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल ये है CH4 प्लस ऑक्सीजन एरो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया में आपकी ऊष्मा उत्पन्न हुई है, तो यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया? क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो चुकी है। अब ये समझते हैं कि ऊष्मा शोषी क्या होता है। ऊष्मा शोषी का अर्थ होता है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब ऐसी कोई अभिक्रिया होती होगी जिसमें ऊष्मा का जो होता है ह्रास हो जाता है, तो ये ऐसी अभिक्रिया जो जिसमें ऊष्मा का ह्रास हो जाता है, जिसमें ऊष्मा खत्म हो जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल ये रहा आपका नीचे। अब क्वेश्चन नंबर अपना 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 10वां क्वेश्चन है आपका, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी का अर्थ मैंने बता दिया कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो श्वसन में ऊष्मा उत्पन्न होती है इसलिए इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात ये मैंने थ्योरी लिखी हुई है, इसको इस रिएक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। हमारे अंदर ग्लूकोज होता है, हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है, बाहर से हम सांस लेते हैं तो ये आपके प्रोडक्ट बनते हैं और ऊर्जा यानी कि ऊष्मा ये भी बनती है। तो इसलिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए ना क्यों कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर ये देखो, नीचे समीकरण भी लिख के दिखाएंगे। आंसर तो ये रहा इसका, वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक टूटकर दो उत्पादों का निर्माण करता है। मैंने आपको बताया कि वियोजन का अर्थ होता है टूटना, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रोडक्ट टूट जाता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक टूटकर दो उत्पादों का निर्माण करता है, जबकि जब संयोजन अभिक्रिया में दो यौगिक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक अभिक्रिया तो वो है जिसमें टूटकर अभिकारकों का निर्माण हो रहा है, बट एक रिएक्शन वो है जिसमें जुड़कर अभिकारकों का निर्माण हो रहा है। तो ये वो क्या हुई, अपोजिट हुई नहीं हुई एक दूसरे के। तो समझ गए आप? इसके मैं आपको वो समझाता हूँ रिएक्शन। समझ में नहीं आया? अरे कुछ नहीं है, वियोजन में टूट जाते हैं और संयोजन में जुड़ जाते हैं, तो इसलिए इनको अपोजिट माना जाता है। इसके रिएक्शन से समझ। वियोजन अभिक्रिया का आपका उदाहरण ये रहा, चूना पत्थर यानी कि CaCO3। जब हम चूना पत्थर यानी कि CaCO3 को गर्म करते हैं तो इसमें दो प्रोडक्ट बन जाते हैं टूटकर। एक तो बनता है आपका CaO और दूसरा बनता है आपका CO2। ये CaO है आपका बिना बुझा चूना और CO2 आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया में प्रोडक्ट टूट जाते हैं, दो प्रोडक्टों का निर्माण, एक प्रोडक्ट होता है वो टूट जाता है, दो प्रोडक्ट का निर्माण कर देता है। तो ये आपकी रिएक्शन वियोजन वाली तो ये रही। अब संयोजन की रिएक्शन देख लीजिए। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ये रहा नीचे, CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 मतलब ऊष्मा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो प्रोडक्ट मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही हो रहा है बिल्कुल इस एग्जाम्पल में। CaO यानी कि बिना बुझा चूना प्लस H2O यानी कि जल मिलकर इसका बिना बुझे हुए चूने का निर्माण कर रहे हैं। CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बुझे हुए चूने का निर्माण कर रहे हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी कि हमें वियोजन अभिक्रिया के 3 टाइप बताए थे मैंने आपको, उन तीनों टाइपों के एक एक एग्जाम्पल देना है। पहला टाइप तो इसमें बताया कि ऊष्मा, तो हमें पहला टाइप वो बताना है जिसमें ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है, यानी कि हम किसी प्रोडक्ट को हीटिंग द्वारा तोड़ेंगे। दूसरा हमको एग्जाम्पल देना है विद्युत नहीं प्रकाश, तो हमें दूसरा ऐसा एग्जाम्पल लेना है, ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो प्रकाश द्वारा टूट जाए, यानी कि हम उसमें लाइट मारेंगे और वह
वियोजित हो जाए। तीसरा हमको एग्जाम्पल लेना विद्युत वियोजन का, यानी कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लेंगे जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और वो टूट जाएगा। तो आपका ऊष्मीय ऊष्मा द्वारा वियोजन तो वाला उदाहरण तो ये रहा आपका PbNO3 का होल्टवाइज, ये रहा। इसको हम PbNO3 का होल्टवाइज यानी कि लेड नाइट्रेट, PbNO3 का मतलब होता है लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमारा PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा। ये आपकी रिएक्शन बनेगी पूरी कंप्लीट। तो ये आपका ऊष्मा द्वारा वियोजन का एक एग्जाम्पल हो गया। अब लेते हैं हम प्रकाश द्वारा वियोजन का। ऊष्मा द्वारा वियोजन को समझ गए। ऊष्मा में कुछ नहीं है, हम किसी प्रोडक्ट को गर्म करेंगे और वह वियोजित हो जाएगा। ऊष्मा द्वारा वियोजन में यह है। और प्रकाश द्वारा वियोजन में यह है कि हम किसी प्रोडक्ट पर लाइट मारेंगे और वह प्रोडक्ट प्रकाश इसके कारण टूट जाएगा, यानी कि वियोजित हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट है AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। यदि हम AgBr पर सूर्य की प्रकाश की किरणें मारते हैं तो उसमें से Ag अलग हो जाएगा और ये ब्रोमाइड जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये आपका प्रकाश द्वारा वियोजन का एक एग्जाम्पल हो गया। अब लेते हैं आपका विद्युत द्वारा वियोजन का। तो विद्युत द्वारा वियोजन यानी कि हम किसी प्रोडक्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब बहाएंगे, फ्लो करेंगे, और वह प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के कारण दो भागों में टूट जाएगा, यानी कि तीन में टूटे, जिसमें भी टूटे, पर टूट जाएगा वो प्रोडक्ट। तो ऐसा प्रोडक्ट का आपका जल। यदि हम जल में लाइट फ्लो करेंगे, करंट बहाएंगे उस जल में, तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। तो ये विद्युत द्वारा वियोजन का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमने गहराई से समझ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ना, मैं सब आपको वीडियो में समझा चुका हूँ। सारी पिछले वीडियो जितने भी चैप्टर में बेस हैं सब समझा चुका हूँ। ये क्वेश्चन वही आते जा रहे हैं। यदि आप वीडियो देखोगे तो और भी फ़ायदे में रहोगे, और इसमें देखोगे तो वैसे भी आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इसमें कम टाइम में ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी आपको। तो विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो मैं दिखा देता हूँ, पहले बता देता हूँ कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है ये वाला, Pb प्लस CuCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu। Pb है आपका लेड, CuCl2 है आपका कॉपर क्लोराइड, PbCl2 है लेड क्लोराइड और Cu है आपका कॉपर। यानी कि अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पर क्या है, Pb है। इस Pb ने Cu को निकाल फेंका और Cl को अपनी तरफ कर लिया इसने। देखा नहीं देखा इधर, इस Pb ने Cu को तो निकाल दिया, Cl को अपने साथ ले लिया, तो आ गई ये रिएक्शन हो गई। ये बन गया PbCl2 और Cu। यानी कि Pb जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है और Cu जो है कम अभिक्रियाशील है। इसी कारण Pb ने Cu को निकाल फेंका और Cl को अपने साथ ले लिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं कि क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही आसान है। तो इसका एग्जाम्पल ये रहा आपका, इसका एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl। इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अब आप SO4 और Cl2 पर नज़र रखना। SO4 किसके साथ है, Na के साथ है, बट इधर SO4 किसके साथ है, Ba के साथ है। यानी कि चेंजेस हो गया, SO4 ने भी चेंजेस कर लिया। पहले इधर इसके साथ Na के साथ था, अब Ba के साथ आ गया। Cl2 अब इधर किसके साथ है, Ba के साथ है, बट जब Cl इधर पहुंचा तो Na के साथ आ गया। तो आपने देख लिया ना, इनमें आयनों का आदान प्रदान हो गया। इसमें क्या हुआ, Na ने Cl ले लिया अपने पास और Ba ने SO4 को ले लिया, यानी कि इनमें आयनों का आदान प्रदान हो गया। और ये इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि इनमें दोनों आयनों का आदान, दोनों अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हुआ है। ये खाली विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों है खाली विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक ही आयन का आदान प्रदान हुआ है। Pb ने खाली Cu को निकाल के फेंका है। इस Cu ने इसके किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी यौगिक अगर होता है तो उसमें से निकाल कर नहीं फेंका इसने। फिलहाल तो है ही नहीं, ये है ही नहीं। इसमें हुआ पर ऐसा, इसमें चेंजेस हो गया है। द्विविस्थापन भी समझ गया। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। बहुत ही आसान है। तो उसने क्या कहा है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन यानी कि AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से
से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन करना, यानी कि Cu, इन दोनों की रिएक्शन करवानी है और इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, अर्थात ये हम इक्वेशन लिखी, सिल्वर नाइट्रेट ये हो गया आपका, कॉपर ये हो गया। जब इसकी रिएक्शन हुई तो Cu ने Ag को निकाल फेंका और NO3 को अपने साथ ले लिया, Ag को निकाल फेंका, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ये देख लेना आप, ये देखो Cu ने Ag को अपने साथ ले लिया, मतलब Cu ने सॉरी NO3 को अपने साथ ले लिया और Ag को निकाल फेंका, ये विस्थापन अभिक्रिया हो चुकी है। ये सिल्वर के शोधन में होता है ऐसा, जब हम सिल्वर जो होती है वो नाइट्रेट के साथ होती है। अब इस विलियन इस यौगिक में से सिल्वर प्राप्त करने के लिए हम कॉपर द्वारा विस्थापन कर देते हैं, तो हमें सिल्वर प्राप्त हो जाती है। ये हमें सिल्वर मिल गई, नहीं मिल गई? इधर जो इसका विलियन था वो तो कॉपर के साथ चला गया, सिल्वर अलग हो गई। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब होता है पत्थर, मतलब बहुत ही कठोर पदार्थ, अवक्षेप का मतलब होता है कठोर पदार्थ, तथा ठोस या द्रव का निर्माण करते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। एक बार देखो, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर अवक्षेप तथा अन्य ठोस या द्रव पदार्थों का निर्माण करते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल आपका ये है, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट BaCl2, यानी कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 बनता है। और ये जो BaSO4 होता है ये अवक्षेप होता है। इस अवक्षेप को बनाने के लिए ही हम ये रिएक्शन करवाते हैं, और ये रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए आप क्यों कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया? क्योंकि इसमें जो अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, ये अवक्षेप का निर्माण हो चुका है इसमें, इसी कारण इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और ये आपका सोडियम सल्फेट है, ये आपका बेरियम क्लोराइड है, ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है, ये BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट है। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये पत्थर टाइप का होता है, बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, अवक्षेप होता है यानी कि बहुत कठोर पदार्थ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 समझ गए, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के योग या हास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। ऑक्सीजन के योग के और हास के आधार पर हमें व्याख्या करनी है। या अपचयन क्या, पहला आपका पद है अपचयन। अपचयन में ना, अपचयन नहीं है, उपचयन है, सॉरी उपचयन। उपचयन मैंने आपको बता चुका हूँ, उपचयन अभिक्रिया ही बता चुका हूँ। उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, सिंपल है बिल्कुल। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये आपका इसका एग्जाम्पल है C+O2 = CO2। इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया, ऑक्सीजन अकेला था बट अब आगे जब पहुंचा तो ऑक्सीजन अकेला नहीं रहा, ऑक्सीजन का योग हो गया, तो यह उपचयन अभिक्रिया है। समझ गए? उपचयन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अब उसने क्या है, ऑक्सीजन के योग के हास के आधार पर पदों की उपचयन, एक पद दिया था, दूसरा पद दिया है उसने अपचयन। अपचयन का मतलब होता है, अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का हास हो जाता है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है हास हो जाता है ऑक्सीजन का। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये CuO है प्लस हाइड्रोजन है, एरो के इधर क्या है Cu + H2O। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, और ये वाला, इन दोनों के बीच में अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है अपचयन? ये जो CuO है यानी कि कॉपर ऑक्साइड है, ये अपचयित हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड अपचयित क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी पहले, बट जब रिएक्शन हुई तो कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं रही, हाइड्रोजन के पास चली गई ऑक्सीजन। समझ गए ना? ये आपकी अपचयन वाल का एक एग्जांपल हो गया। समझ गए अपचयन? अरे अपचयन बिल्कुल वेरी सिंपल है। अपचयन अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीजन का हास होता है, और उपचयन अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन के आधार पर हमने समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? अरे बड़ा ये तो बड़ा आसान है, तो सभी जानते हैं क्यों करते हैं भाई लोहे की वस्तुओं को पेंट। लोहे की वस्तुओं को पेंट इसलिए करते हैं ताकि उन पर जंग ना आए। बहुत आसान है, देख लो नीचे थ्योरी लिखी है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं क्योंकि ये नमी या मिट्टी के कारण संक्षारित हो जाती हैं और उन पर जंग आ जाता है। इसलिए उन वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन वस्तुओं को जंग से बचाने के कारण हम इन पर पेंट करते हैं।
कितना आसान है, अरे सभी जानते हैं। पेंट क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है आपका, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? आंसर देखते हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है ताकि वे उपचयित ना हो सकें, अर्थात लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस प्रभावित की जाती है। यानी कि खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थ जैसे आपको चिप्स का पैकेट लेते हैं, आप दुकान पे से चिप्स का पैकेट लेते हैं या कुछ भी कुरकुरे वगैरह टेढ़े मेढ़े जैसे आते हैं, ये लेते हैं, तो इसमें गैस भरी हुई होती है। पैकेट कितना फुल हुआ होता है, हम फाड़ते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है, तो वो जो हवा निकलती है उसमें से वो नाइट्रोजन गैस होती है, और उसी नाइट्रोजन गैस के कारण वह खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता। समझ गए? नाइट्रोजन गैस को खाद्य पदार्थों में इसलिए अप्लाई किया जाता है या उसमें प्रभावित किया जाता है ताकि खाद्य पदार्थ खराब ना हो। नाइट्रोजन गैस के कारण जो जीवाणु, हानिकारक जीवाणु वगैरह होते हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन गैस को खाद्य पदार्थों में रिलीज किया जाता है। समझ गए? बहुत आसान है ये वाला, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला पद है आपका संचारण, तो इसके संचारण के बारे में समझते हैं। संचारण के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि संचारण वह प्रक्रिया होती है जिसके कारण वस्तुएं संचारित होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे लोहा है, लोहे पर जंग लगना चालू हो जाता है संचारण के कारण। तांबे की परत, तांबा जो होता है उस पर हरी परत चढ़नी शुरू हो जाती है। सिल्वर जो होती है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है, संचारण के वगैरह उससे होती है वजह से। तो यदि कोई लोहे की वस्तु नमी या मिट्टी के संपर्क में आ जाती है तो वह संचारित हो जाती है, जिसके कारण उस पर जंग आ जाता है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। बहुत आसान है, समझा चुका हूँ। जंग जो लगता है संचारण के कारण लगता है। हम किसी लोहे की वस्तु को खुले में डाल दें, उसको, तो उस पर जंग लगना चालू हो जाएगा, और ये जो जंग लगने की प्रक्रिया होगी ये संचारण कहलाएगी। क्योंकि जो लोहा वगैरह होता है वो ऑक्सीजन से विक्रिया करके कुछ ऐसा पदार्थ बना लेता है जिससे वो गलना शुरू हो जाता है और जंग बन जाता है। तो संचारण समझ लिया। दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद है आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बारे में भी बता चुका हूँ कि विकृत गंधिता वह प्रक्रिया होती है जिसके कारण जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब हो जाते हैं। मैंने बताया आपको कि गर्मियों में अक्सर ऐसा ज़्यादा होता है। गर्मियों में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब हो जाते हैं और उनसे स्मेल आनी शुरू हो जाती है बुरी बुरी। तो जब कोई तेलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्री लंबे समय तक वायु या नमी के संपर्क में रहती है तो वह खराब हो जाती है तथा उससे दुर्गंध आने लगती है। इस प्रक्रम को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता के बारे में पहले बता चुका हूँ, एक बार और समझ लीजिए। हम खाने की चीज़ें घर पर बनाते हैं और गर्मियों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि वो ख़राब हो जाती हैं, उनसे बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो अम्लीय खट्टी हो जाती हैं। तो वो किस कारण होती हैं? वो जो कारण होती है वो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो गर्मी के कारण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और वो उसको खट्टा कर देते हैं, फिर वो हमारे खाने लायक नहीं बचती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये विकृत गंधिता कहलाती है। और ये प्रक्रिया अगर हम, कोई वस्तु है अगर उसको बिल्कुल सील पैक करके रख दें तो वो ख़राब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें हवा नहीं जाएगी, और हवा के कारण ही हमारी जो वस्तु होती है वो ख़राब होती है। हम बिल्कुल बंद करके तो रखते नहीं हैं, कटोरी वगैरह में रख देते हैं, डिब्बा वगैरह में, तो वो कुल मिलाकर उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जाती रहती है, और ऑक्सीजन के संपर्क में रहने के कारण ही वह ख़राब हो जाती है। यदि उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना जाए तो वो ख़राब नहीं होगी। ऑक्सीजन के कारण ही वो ऐसे जीवाणु उत्पन्न होते हैं जिसके कारण वह खाद्य पदार्थ जो है ख़राब हो जाती हैं। तो विकृत गंधिता आप समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जितने भी मैंने पेपर्स आपको दिखाए हैं आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यार आपके भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।